वेलकम बैक। ATV मॉर्निंग विद फरा देख रहे हैं आप और आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं जनरल सर्जरी के हवाले से और डॉक्टर हिरा सलीम मेरे साथ मौजूद हैं जो कि जनरल सर्जन हैं और अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं जनरल सर्जरी की। मैं जानना चाहूँगी कि कॉम्प्लिकेशंस जो सर्जरी की हैं उनको अवॉइड करने के लिए जिन लोगों को जो इस प्रोसीजर्स में से गुजर चुके हैं वो क्या करें, और जिनका ये होना है इस तरह का कोई प्रोसीजर उनके लिए क्या टिप्स हैं? अच्छा, जो अब हम पर्टिकुलरली बैरियाट्रिक सर्जरी की अगर हम बात करें तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस में ज़ाहिर है क्योंकि आप एकदम से वेट लॉस करते हैं, इवन आप फर्स्ट वीक में आपका 7 kgs ऑफ वेट इज़ लॉस्ट, तो ज़ाहिर है आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आप उसकी कॉम्प्लिकेशंस में आप मिनरल्स वाइटामिन्स की कमी हो जाती है, तो मिनरल्स और नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं, बाल बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं, स्किन डल हो जाती है, तो ये एक मेजर वन ऑफ द प्रोटीन्स, आपकी प्रोटीन डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है। तो इस तरह के पेशेंट्स में फिर हम ज़ाहिर है सप्लीमेंट्स का हम एडिशन करते हैं और हम जिंक साथ में ऐड करते हैं, वाइटामिन्स देते हैं साथ में पेशेंट्स को। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन ये है कि स्लीप गैस्ट्रेक्टमी में अगर आप एकदम से वेट लूज़ करते हैं तो पेट झलक जाता है, क्योंकि आपकी चर्बी कदम इतना, मतलब जिनका पेट बहुत ज़्यादा है तो एकदम से एब्डोमेन और आपका जो बाजू हैं वो ज़ाहिर स्किन लैक्स हो जाती है, तो फिर उसके लिए यू हैव टू गो अनदर सर्जरी और फिर आपको एब्डोमिनोप्लास्टी, वो कॉन्टोरिंग, जिसको हम कॉन्टोरिंग की बात करते हैं जिसमें लाइपोसक्शनिंग भी आ जाती है, तो फिर हम वो एक छोटी सी सर्जरी करके आप आर्म को शेप कर देते हैं और हम एब्डोमेन को शेप कर देते हैं, तो वो साथ में आपकी हेल्थ के साथ साथ आपकी लुक भी अच्छी हो जाती है। और तीसरी जो कि एक बहुत ड्रास्टिक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि आपको रिफ्लक्स हो सकता है, यानी आपको बार बार एसिडिटी हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत का सामना कर सकते हैं। खाने एकदम से खाना आप 2 चम्मच आप चावल लेते हैं तो आपको भूख ख़त्म हो जाती है, तो उसकी वजह से कहीं आपकी शुगर गिर सकती है, फॉल हो सकती है, तो फिर ऐसे पेशेंट्स में हम फिर न्यूट्रिशनिस्ट को साथ इन्वॉल्व रखते हैं और न्यूट्रिशनिस्ट कंसल्टेशन पूरी एक लाइफस्टाइल जो है उसकी मैनेजमेंट करनी पड़ती है इस सर्जरी के बाद। अच्छा, लेकिन बाकी जो नॉर्मल सर्जरीज हैं, जैसे नॉर्मल तो खैर कोई भी सर्जरी नहीं होगी, लेकिन जो आपने बताया पित्ते की सर्जरी जिन्होंने लेप्रोस्कोपी करवाई उन्होंने, या उन्होंने अपना रिमूव करवाया है, मतलब क्या चीज़ होती है यहाँ पे? गॉल ब्लैडर एंड देन द वेरी कॉमन सर्जरी जो हम में से हर एक जो है तकरीबन कराता है। रीनल, गुर्दे की पथरी नहीं, इंटेस्टाइन के साथ द स्मॉल अपेंडिक्स सर्जरी। पहले तो इसको भी मतलब गैर ज़रूरी समझ के कर देते थे, बट नाउ दे हैव फाउंड आउट कि जब तक इसमें कोई इन्फेक्शन ना हो आपको डेफिनेटली आप सर्जरी इज इन एनी केस जब तक ज़रूरत नहीं है तो नहीं करवाना चाहिए। हाँ, लेकिन डॉक्टर्स पहले जब खोलते थे ना तो वो रेकमेंड करते थे, हमने आपकी वो भी साथ ही कर दी है, बताया करते थे। बिल्कुल ऐसा है। तो अब इन सर्जरीज की कॉम्प्लिकेशंस को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, उसके लिए क्या रिकमेंड करेंगे? कॉम्प्लिकेशंस में ये कि ज़ाहिर सर्जरी, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एनेस्थीसिया से रिलेटेड होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सर्जरी से रिलेटेड होते हैं। वुंड इन्फेक्शन, जैसे ज़ख़म के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसमें फिर ज़ाहिर है आपकी ओटी का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, आपके थिएटर क्लीन हो, आपके इंस्ट्रूमेंट्स जो आप यूज़ कर रहे हैं वो ज़ाहिर स्टेरिलाइजेशन बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट हो, तो जो अच्छे सेटअप्स हैं वो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। सही। और ज़ाहिर फिर आप एज अ सर्जन आप सर्जरी, आपकी टेक्निक इस तरह की है कि आप वुंड इन्फेक्शन ना हो, तो उसमें फिर हम ज़ाहिर पेशेंट को हम बाकायदा जब हम डिस्चार्ज करते हैं तो हमारी जब टीम जब जाती है उनको मिलने के लिए तो हम उनको काउंसिल करते हैं कि आपने ज़ख़म की कैसे सफाई करनी है, किस तरह आपने ज़ख़म, बहुत सारे पेशेंट्स को ये होता है कि शायद सर्जरी के बाद जब तक डॉक्टर पट्टी नहीं उतारेगा तो हमने नहाना भी नहीं है, तो नॉर्मली ये होता है कि हम 24 to 48 आवर्स के बाद हम ड्रेसिंग्स रिमूव कर देते हैं और हम वी टेल द पेशेंट टू टेक अ बाथ, आप नहाएं और ज़ख़म को साफ सुथरा रखें। टाइम फॉर सर्जरी एक तो है कि आपको इमरजेंसी है और आपने करनी है, बट जैसे होता है बरसात का मौसम की यूजुअली मुश्किल
डिफिकल्ट है, गर्मियाँ सर्दियाँ, एज सर्जन डू यू थिंक देयर इज सम सच सीजन टाइम? नॉट टू मच। मुझे लगता है कि ये बहुत सारे Myths मिथ्स हैं, हाँ मिथ्स हैं। और अच्छा, आई एम ग्लैड कि आपने इनके बारे में बात की। कई लोगों का मुझसे पूछते हैं हम दूध पी सकते हैं तो मैं उसका जवाब दे सकती हूँ, आप बिल्कुल दूध पी सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन जो सर्जरी आपकी हुई है। लेकिन अगर कोई वूंड की सर्जरी हुई है तो आप दूध पी सकते हैं अनटिल अनलेस आप दूध जख्म पे नहीं लगाएं आप। तो मैं उनको इस तरह एक्सप्लेन करती हूँ। तो बहुत सारे मिथ्स हैं कि जैसे दूध नहीं पीना, चावल नहीं खाने, तो यस ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो आपका डॉक्टर आपको पोस्ट सर्जरी डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी क्या सर्जरी हुई है उसके बाद अगर आपको जो डाइट कहते हैं ना आप वो ले सकते हैं। और बरसात का ये है कि थोड़ा सा मॉइस्चर इन्वायरमेंट होता है, तो हम बस ये कहते हैं कि ज़ख़म को आप साफ़ और खुश्क रखें। तो खुश्क और साफ़ रखना चाहिए और वो हम फिर एक्सप्लेन करते हैं पेशेंट्स को कि आपने कैसे अपने ज़ख़म को साफ़ और सुथरा रखना है। बिल्कुल सही। तो ये और इसके अलावा एंटीबायोटिक्स बहुत अच्छी आ गई हैं फरा, विच आपको हर तरह के कॉम्प्लिकेशन से आपको बचा सकती है। एंटीबायोटिक्स तो प्रोफाइलेक्टिक हम कहते हैं कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ना हो गए, हाँ, सब है इसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक अब्यूज़। हाँ। तो प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक जो हमारी किताबों में लिखा हुआ है वो तो ये है कि आपने सिर्फ 2 डोजेस देनी है। तो लेकिन ये थेरेप्यूटिक फिर हमारा ये प्रैक्टिस नहीं है एक्चुअली। हमने बड़ा इसको वो इफेक्टिव नहीं होती उस तरह से, या फिर आई डोंट नो क्या रीजन है। हाँ, पाकिस्तान बड़ा ये वैसे बैड सीन है कि पाकिस्तान में हम लोग एंटीबायोटिक तरह बंटीज की तरह देते हैं। बिल्कुल। और लेकिन और जो लोग हैं वो किताब भी हमारी इसको वो करते हैं, मिसयूज करते हैं। और इसके ऊपर फिर अगर आप देखें तो हमारा एंटीबायोग्राम जो हमारे जो पैथोलॉजिस्ट निकालते हैं, हमारी जो बहुत मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स हो गए हैं, जो बहुत ही मुश्किल वाली एंटीबायोटिक्स हैं, यानी जो बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम जिनको हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स, वो अब बहुत ही जो माइनर से इन्फेक्शन है उनको भी ट्रीट नहीं कर पा रही। बिल्कुल। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स पैदा हो गए हैं जो किसी भी एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड नहीं कर। और हमारे यहाँ ये रिसर्चेस होती नहीं है, तो रिसर्च उनके यहाँ भी ये मसला नहीं है, वहाँ पर तो एंटीबायोटिक्स इतनी कॉमनली यूज़ नहीं होती। बिल्कुल। माय फादर, अभी पिछले दिनों कोई बात हुई तो उन्होंने फ्लैजल ली, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने लिए, डोज पूरी की है? कहते नहीं मैंने छोड़ दी। मैंने कहा यार आपने अगर वो शुरू की है ना तो देन आपको उसकी डोज पूरी नहीं, मैं ठीक तो हो गया हूँ। मैंने कहा वो नो मैटर आप ठीक हो गए। बिल्कुल, उससे फिर आपका एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। तो ये एक आई विश के अंडरस्टैंडिंग हमारे यहाँ कि हम दवाई लेके खुद ही से नहीं खा सकते, आपने खुद से नहीं लेनी है और खुद से बंद नहीं करते नहीं है। और राउंड द काउंटर्स हमारे पास बड़े इजीली अवेलेबल है ना यार। ऑगमेंटन तो ऐसे हम देते हैं जैसे कोई मसला ही नहीं है। और अब तो हम ऑगमेंटन से भी ऊपर चले गए हैं। तो यस, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। वंडरफुल टू हैव यू डॉक्टर हिरा। आई मीन गुड टू नो कि ख़वातीन जो है एक्सेल कर रही हैं इन डिपार्टमेंट्स लाइक जनरल सर्जरी एज वेल। और आप जैसी प्रोफेशनल एंड कॉम्पिटेंट डॉक्टर से मिलना भी बहुत अच्छा लगा, और जो इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर सेइंग दैट। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए, हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से